नमस्कार, मैं शिखर दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आईटीएम यूनिवर्सिटी के मीडिया लैब में। आज के एक मुलाकात के नए एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं श्री अखिलेश जी। श्री अखिलेश जी 1996 बैच के सिविल सेवक हैं, लेखन में विशेष रुचि रखते हैं तथा एक फिल्मकार भी हैं। ग्रामोफोन के जरिए विभिन्न मुद्दों पर नए विमर्श के लिए देश में चर्चित हैं। वर्तमान में भारत सरकार को अपनी सेवाएं भी देते हैं। आपने 18 से ज़्यादा किताबें, 100 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री, 500 से ज़्यादा आलेख अलग अलग मीडिया संस्थानों के लिए लिखे हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे मीडिया लैब में। थैंक यू शिखर जी। तो चलिए हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आज के टाइम में जहां लोग पुरानी चीज़ें घर से बाहर कर देते हैं, वहीं आपने ग्रामोफोन को अपने पास अभी तक सहेज के रखा है। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ग्रामोफोन जैसी चीज़ कहीं अगर देखने को मिलती है हम जैसे युवाओं को, या तो वो म्यूज़ियम या कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे देखने को मिलती है, और वो अभी तक आपने अपने पास सहेज के रखा है। तो सर, इसके पीछे की क्या वजह रही है? तो आप मेरे संग्रहालय को या मेरे संग्रह को ग्रामोफोन का अनाथालय कह सकते हैं कि जो लोग निकाल देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, मैं उनको घर ले आता हूँ और उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है शिखर कि जो चीज़ें आपको अखबारों में नहीं मिलती, जो आपको पत्रिकाओं में नहीं मिलती, जो आपको किसी और इतिहास के स्रोतों में नहीं मिलती, वो सब आपको ग्रामोफोन में देखने को मिलता है। और ये हमारी वैसी ही विरासत है जैसे आप किसी मंदिर को, किसी मूर्ति को, किसी और अपनी परंपरा को जैसे विरासत समझते हैं, उसी तरीके से ग्रामोफोन भी हमारी विरासत है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमको, आपको और सबको जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके सामने जब भी कोई अगली बार ग्रामोफोन रिकॉर्ड आए या ग्रामोफोन आए, तो हमको लगता है उसको शिद्दत से संभालें और उसको उन लोगों के साथ साझा करें जो इसकी अहमियत समझते हैं। मतलब आपके लिए ग्रामोफोन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है? इस समाज के लिए अहमियत रखता है। मैं उसकी शायद कदर करने वालों की सूची में कुछ लोगों में शामिल हूँ, लेकिन ये अहम तो सबके लिए है। सर, जैसे कि आपको लेखन में विशेष रुचि है, आपने 18 से ज़्यादा किताबें भी लिखी हैं, और उनमें से एक किताब का नाम है मेरे मेहदी हसन। तो सर, आपने किताब का यही नाम क्यों रखा, और मेहदी हसन साहब से क्या कोई विशेष लगाव आपको? हाँ, मेरे उनसे जाति संबंध थे। मुझे उनसे मिलने का, उनको सामने सुनने का सौभाग्य प्राप्त है, और यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक। तो ये जो किताब मैंने लिखी थी वो तब जब वो बीमार थे पाकिस्तान में और मैं उनसे मिलने गया था। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो, लताबाई पर किताब है, मोहम्मद रफ़ी पर किताब है, और मैं उनको बाबूजी कहता था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाबूजी पे किताब नहीं है। मेदिन साहब राजस्थान के थे और वहाँ पे बाबूजी बोलते हैं, तो मैं भी बाबूजी बोलता था उनको। तो उनके निर्देश पर ही मैंने वो किताब लिखी। और इसका टाइटल जो आपने कहा, जब पुस्तक का विमोचन हुआ था तो यही सवाल मुझसे पूछा गया था कि मेरे मेहदी हसन क्यों। तो उसका तर्क मेरे जो जहन में था और जो बिल्कुल ईमानदारी से था, वो ये कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं मेहदी हसन साहब की गायकी के बारे में या उनकी कला पर कोई अपनी टिप्पणी करूं, क्योंकि हमसे बड़े जानने वाले और समझने वाले उनके बारे में लिख सकते थे। तो मैंने कहा कि ये मेरे मेहदी हसन है, जो मैं लिख रहा हूँ, जो बयान कर रहा हूँ, ये जो मैं उनको देखता हूँ, जो मैं उनके संगीत को समझता हूँ, ये मेरे मेहदी हसन है। ये आपके भी हो सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल व्यक्तिगत बनाने के लिए, और एक डिस्क्लेमर था वो कि ये मेरा अप्रोच है इस सब्जेक्ट का, इस व्यक्तित्व का, इस संगीतकार का। आपको यदि उचित जचता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो उस डिस्क्लेमर से मैं उन सारे जो अज्ञात आरोप लग सकते थे, उनसे मैं एक तरह से मुक्त हो गया था। वो बहुत मेरी प्यारी किताब है। अच्छा सर, आप एक सिविल सेवक के साथ साथ लेखक भी और फिल्मकार भी हैं। एक समय पे आप इतनी सारी चीज़ें मतलब कैसे मैनेज कर लेते हैं? पता नहीं, मुझे ये लगता है कि ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी किसी एक मकसद से ईश्वर ने नहीं दी है, और मैं कोई समय वेस्ट नहीं करता, मैं जाया नहीं करता, और अपने को हमेशा एक छात्र की तरह महसूस करता हूँ, और हमेशा अपने को याद दिलाता हूँ कि मैं एक छात्र हूँ, मुझे अपनी जिज्ञासा बनाए रखनी है। तो जब आप जिज्ञासु बने रहते हैं, फिर आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं।
आपको संगीत भी पसंद आता है, आपको किताबें भी पसंद आती हैं, आपको विज्ञान भी पसंद आता है, आपको खाना बनाने भी पसंद आता है, आपको खाने के पीछे की जो विज्ञान गाथा वो भी समझ में आता है, हमारी जो परंपरा वो भी समझ में आता है। तो मैं हमेशा हर एक व्यक्ति से, हर एक समय से, हर एक परिस्थिति से सीखने के लिए आतुर रहता हूँ, अपनी जिज्ञासा बनाए रखता हूँ। और मुझे लगता है इससे मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। अच्छा, अच्छी बात है सर। ये तो हम लोगों के, हम जैसे युवाओं के लिए एक संदेश हो गया कि हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। सर, अब हम अपनी बातचीत की अंतिम कड़ी पर हैं। तो हम जैसे युवा जो रेडियो में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे? ये थोड़ा कठिन सवाल है आज की तारीख में कि लेकिन रेडियो की जगह आज की तारीख में पॉडकास्ट ने ले लिया। मतलब उसमें ज़्यादा जो श्रुति परंपरा है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अच्छा पॉडकास्ट एक रेडियो का अल्टरनेटिव है और उसकी पहुंच रेडियो की फ्रिक्वेंसी से बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है, और ये बहुत चैलेंजिंग भी है, वीडियो में आप जो आपके दर्शक हैं, आपके श्रोता हैं, उनको आप बहुत तरह की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं या उनको उनका अटेंशन सीख कर सकते हैं। ऑडियो में कंटेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप यदि रेडियो में करना चाहते हैं, पॉडकास्टिंग में जाना चाहते हैं, तो आपको मीडियम से ज़्यादा कंटेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। और यदि आप उसको बेहतर समझते हैं कंटेंट को, तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे रेडियो जॉकी भी बन सकते हैं, ब्रॉडकास्टर भी बन सकते हैं और बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। सर, विश्व रेडियो के दिवस पर हमसे सार्थक बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के विश्व रेडियो के दिवस पर सर ने हमें बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ समझाया और ये भी बताया कि रेडियो क्या मायने रखता है। तो एक मुलाकात के इस अंक में इतना ही। एक ऐसी ही नामचीन हस्तियों से बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। एक मुलाकात के अगले अंक तक जुड़े रहिए हमारे साथ।